हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अतुल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अतुल लर्निंग पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के आगे के इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने पिछली वीडियो में भी आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक है, वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं, या आप चैनल पे जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज और फिजिक्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना दी है। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपने स्कोर को बहुत आगे, बहुत ऊपर पहुंचा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं आगे लाऊंगा वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था परासरण और परासरण दाब और प्रतिपरासरण। आगे की वीडियो में यानी आज की वीडियो में हम देखेंगे परासरण और विसरण में अंतर। परासरण और विसरण में अंतर ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको भूल के भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा परासरण। परासरण परासरण में अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। और विसरण विसरण में अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। परासरण की एक डेफिनेशन ये भी होती है, तनु विलयन यानी कि जल की मात्रा अधिक होना। और जब जल की मात्रा अधिक होगी तो सांद्रता कम होगी। सांद्रता का सीधा सीधा मतलब आप गाढ़ापन से भी कर सकते हैं। सांद्रता यानी कि गाढ़ापन। तनु विलयन यानी कि जिसमें पानी अधिक होगा वो कम गाढ़ा होगा। कम गाढ़ा होगा यानी कि सांद्रता उसकी कम होगी। ये ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। ये वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो रही है, पर मैं ये ना सोचिए कि बस परासरण और विसरण में अंतर है। ये मैं आपको एक डिटेल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ताकि पेपर में आपसे क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और अपने मार्क्स को गेन कर सकें। इसीलिए तनु विलयन यानी कि जिसमें सांद्रता कम होगी, और सांद्र विलयन यानी कि जिसमें सांद्रता अधिक होगी। अब चलिए देखते हैं विसरण। विसरण में अणु सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति करते हैं। सांद्र विलयन यानी कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, और तनु विलयन यानी कि जिसकी सांद्रता कम होगी। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, मैंने आपको बताया था। जब हम तनु विलयन और सांद्र विलयन को जब हम अलग करते हैं तो अर्धपारगम्य झिल्ली को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम SHM से भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये भी देख सकते हैं, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं। जो परासरण की जो क्रिया होती है उसमें केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं, विलेय का अणु गति नहीं करते। पर जो मिश्रण की जो प्रक्रिया है इसमें विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गति करते हैं, परंतु जो मिश्रण की जो क्रिया है उसमें विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। परासरण केवल द्रव में होता है। जो परासरण की जो क्रिया होती है वो केवल द्रव में होती है, और विसरण द्रव तथा गैस दोनों में होता है। विसरण जो होता है वो द्रव तथा गैस दोनों में होता है। हमारा लास्ट पांचवा पॉइंट, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है और विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक परफ्यूम है। अगर आप उस परफ्यूम को कमरे में किसी भी जगह स्प्रे करते हैं तो उसकी खुशबू धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाएगी। अब चाह कर भी आप उस परफ्यूम की खुशबू को रोक नहीं सकते हैं। वो एक विसरण की क्रिया है। जैसे यहाँ बताया गया, विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। तो जो मैंने परफ्यूम का जो एग्जाम्पल बताया स्प्रे करने वाला, वो विसरण की क्रिया है। और परासरण की क्रिया जो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जब हम उसको अलग करते हैं तो उसकी क्रिया को रोका भी जा सकता है और जारी भी किया जा सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है? किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। यानी कि जब विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, यानी कि जब किसी विलयन में अशुद्धियाँ बढ़ाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसे ही क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं।
जैसे यहाँ विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिए तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हुई उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता। मोल यानी कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के सीधे समानुपाती होता है। इसके चिन्ह इसके हिसाब से लिखेंगे तो ऐसे होगा, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मोललता है, और डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है। तो जब कांस्टेंट या जब समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक बराबर का चिन्ह लग जाता है और एक कांस्टेंट लग जाता है केबी। केबी क्या है, केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू में स्मॉल एम। यहाँ पे ये स्मॉल एम मोललता है। जब हम मोललता का जब सूत्र हम जब खोल के जब हम न्यूमेरिकल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो हम ये डायरेक्ट वाला सूत्र लगाते हैं। आप डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद रखिएगा जिससे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, डेल्टा टीवी बराबर 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन कैपिटल डब्लू गुणे एम। डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन है, एम क्या है मोललता, के बी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू क्या है विलेय का भार, और कैपिटल डब्लू है विलायक का भार, और एम क्या है विलेय का अणु भार। अब चलिए देखते हैं हमारा अ, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वथनांक में उन्नयन के बराबर ही है हिमांक में अवनमन। यानी कि जब हम विलायक में कोई अशुद्धियाँ डाल देते हैं तो क्वथनांक में वृद्धि होती है और हिमांक में कमी होती है। तो इसे ही हम क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, उन्नयन यानी कि जो बढ़ता है यानी कि उन्नयन यानी कि ज़्यादा, अवनमन यानी कि कम। तो वही यहाँ पे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन क्या होता है, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टी एस से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवनमन को डेल्टा टी एस से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक में अवनमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललता। हिमांक में अवनमन भी मोललता के सीधे समानुपाती होता है। और जब हम समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो के एफ लिख देते हैं। के एफ क्या है, हिमांक में अवनमन। जब हम मोललता के सूत्र को जब खोल के लिखते हैं तो हमारा फाइनल फार्मूला ये बन जाता है जो आपको न्यूमेरिकल के लिए आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो डेल्टा टी एफ बराबर 1000 गुणे स्मॉल डब्लू गुणे के एफ अपॉन कैपिटल डब्लू इंटू में एम। डेल्टा टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, स्मॉल डब्लू क्या है विलेय का भार, के एफ है मोलल अवनमन स्थिरांक, कैपिटल डब्लू क्या है विलायक का भार, स्मॉल डब्लू क्या है विलेय का अणु भार। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो है बोर्ड एग्जाम में इसके मात्रक को भी बनाने के लिए भी पूछ लिया जाता है। जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के मात्रकों से मिलकर बना है। जैसे मोलल उन्नयन स्थिरांक है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि 1 किलोग्राम विलायक है और उसमें 1 मोल विलेय घोलना है तो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलेंगे। एम बराबर 1000 गुणे के बी इंटू में स्मॉल डब्लू अपॉन डेल्टा टी इंटू में कैपिटल डब्लू। एम क्या है विलेय का अणु भार, के बी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल डब्लू क्या है विलेय का भार, डेल्टा टी बराबर क्वथनांक में उन्नयन और कैपिटल डब्लू विलायक का अणु भार। ऐसे ही हम हिमांक में अवनमन की तरह एक और डेफिनेशन देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जितनी कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। यानी कि इसमें हम मात्रक जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं। जैसे कि 1 किलोग्राम इसके सूत्र से इसके मात्रक से ये परिभाषा बनी है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जितनी कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एम बराबर
1000 बोले के एस बोले स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी बटे ये कैपिटल डब्ल्यू एम एम बराबर विलेय का भार, के एस क्या है मोलर अवनमन स्थिरांक, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, डेल्टा टी हिमांक में अवनमन। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने इसको काट दिया, अब इसको अवॉइड कीजिएगा। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल, ये हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। सेल विलयन से आगे आ गए हैं, वैद्युत रसायन पे आ गए हैं। किसी अर्धसेल अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि इनके इलेक्ट्रोड विभव का अंतर है। जैसे कि मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और जली विलयन में रखे हैं, तो इनके इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को ही सेलों का विद्युत वाहक बल कहते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया है कि ये मिस्टेक हो गई थी, अब इसको अवॉइड कीजिएगा। अब हमारा अगला है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम नियम देखते हैं क्या होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यानी कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, इसको ध्यान दीजिएगा, पदार्थ की मात्रा यानी कि W सेल एक सेलों में प्रवाहित आवेश यानी कि Q के सीधे समानुपाती होता है। अगर आपको ये जरी सी लाइन याद है तो इससे सीधा इसका प्रथम नियम याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी क्यू बराबर समानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, जेड एक कांस्टेंट है। क्यू बराबर आई टी होता है, तो डब्ल्यू बराबर जेड आई टी हो जाएगा। जेड जेड बराबर हमारा ई अपॉन एफ होता है, जेड हमारा ई अपॉन एफ होता है। पी क्या है, ई क्या है तुल्यांकी भार, ई है तुल्यांकी भार का सूत्र हम जब ओपन करेंगे तो एम अपॉन एन, यानी कि अणु भार बटे संयोजकता। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादातर इसी फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। डब्ल्यू बराबर एम अपॉन एन एस आई टी। क्यू क्या है, आवेश है, आई धारा है, टी समय है, एफ क्या है, एक फराड में 96,500 कूलाम आवेश होता है। जेड बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, यानी कि जो हमारा यहाँ कांस्टेंट लगा है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा नियम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम देखते हैं अपना द्वितीय नियम क्या होता है। जब अलग अलग विद्युत अपघटन समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब दो अलग अलग विद्युत अपघटन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सेलों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। जब दो अलग अलग विद्युत अपघटन हैं, जब उसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है। W1 बराबर E1, W2 बराबर E2। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर के उस पार कांस्टेंट लग जाता है, ऐसे ही इधर भी एक कांस्टेंट लग गया। ये समीकरण 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हम भाग करेंगे तो W1/W2 बराबर E1/E2 बराबर Z1/Z2। आप इसको भी Z1 और Z2 लिख सकते हैं, जिससे हमारा इन दोनों समीकरणों से मिलकर हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट समीकरण बन गया, जो कि न्यूमेरिकल में या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट करवा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोलर चालकता को लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत धारा
किसी विद्युत अपघटन के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। किसी विद्युत अपघटन के 1 मोल द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 1 मोल द्वारा जब विलयन में जितने आयनों की चालकता को जित 1 मोल 1 मोल विलयन में कुल आयनों की चालकता 1 मोल विलयन में कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। सिंपल, इसे लैम्डा m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? लैम्डा m बराबर k इंटू 1000/m। ये k नहीं है, ये कप्पा होता है। इसको हम बोलते हैं मोलर चालकता। लैम्डा m होता है मोलर चालकता और k कप्पा, इसको कप्पा बोलते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा कि कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। m क्या है? मोलरता। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी विद्युत अपघटन के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा मिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। किसी विद्युत अपघटन में, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को, बस आपको इतना ध्यान रखना है, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ यानी इक्विवेलेंट यानी कि तुल्यांकों को बोलते हैं। तो इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000/n। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। n क्या है? नॉर्मलता। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिखाइए ताकि मैं आपकी क्लासेस बोर्ड पे भी ले सकूं। मैं जल्दी बोर्ड पे शिफ्ट होने वाला हूं, अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।